हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सामने नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड मुगल वंश के पतन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है मुगल वंश के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो आज हम लोग मुगल वंश के पतन के कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुगल वंश के पतन के कौन कौन से कारण थे। संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं किस तरह से मुगल वंश बाबर ने स्थापना किया था भारत में, और मुगल वंश की नींव की स्थापना को सुदृढ़ता बने प्रदान किया था। शाहजहाँ के शासन का स्वर्णकाल था और लास्ट में औरंगजेब तक आते आते मुगल वंश चरम तक पहुंच गया था। इसके बाद तो मुगल वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर थे मुगल वंश के पतन के कारण में। उन्हीं कारणों के संदर्भ हम लोग अध्ययन करेंगे मुगल वंश के पतन के कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मुगल वंश का पतन हो गया। एक विशाल साम्राज्य, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन आगे चल करके मुगल वंश का पतन हो जाता है। तो कौन कौन से कारण थे, उन कारणों के संदर्भ में लोग विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से कारण थे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कारण थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शासन का स्वेच्छाचारी स्वरूप। जैसे कि आप जानते हैं मुगल वंश का जो शासन था स्वेच्छाचारी था, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, कोई अंकुश नहीं था। मुगल शासक जो थे स्वेच्छाचारी थे और जनता के कल्याण के लिए कोई ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे कंडीशन में जब तक केंद्रीय शक्ति मजबूत थी, सुदृढ़ अवस्था में थी, तब तो कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने लगी औरंगजेब के बाद, वैसे वैसे प्रांतीय शासक धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और लोगों का भी विद्रोह जगह जगह पे होने लगे। तो इस तरह से स्वेच्छाचारिता के जो नीति थी मुगल वंश के शासकों की, वे उसके पतन का कारण बनी। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अगला रीज़न है सैनिक कुव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं मुगल सैनिक जब तक अनुशासन युक्त थे, यानी बाबर से लेके औरंगजेब तक, तब तक मुगल वंश में सैनिक शक्ति में सुदृढ़ता थी, अनुशासन युक्त थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जब शासक विलासी हो गए, आक्रमण हो गए, तो सैनिकों के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। तो सैनिक में भी अनुशासनहीनता दिखाई देने लगा, सैनिकों में भी आक्रमणता आ गई, युद्ध में भी पराजय का मुँह देखने लगे। इस तरह से सैनिकों में अव्यवस्था आ जाने के कारण किसी भी प्रकार के कोई सिस्टम नहीं था, अनुशासन नहीं था, जिसके कारण मुगल वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट सिस्टम में देखते हैं अगला क्या कारण है। तो मुगल वंश के पतन में नेक्स्ट है अमीरों एवं राज्य कर्मचारियों का नैतिक पतन होना। जैसा कि आप जानते हैं मुगल कर्मचारी आगे चल कर के औरंगजेब तक, जब तक मेन राजा या मुख्य राजा प्रशासकीय कार्यों को सही तरीके से संचालित करता था, तब तक कर्मचारी और उसके आम अधिकारी जो थे वो अपने कार्यों को सही तरीके से संचालित करते थे। लेकिन जब मेन राजा, मुख्य राजा ही गड़बड़ हो गया, औरंगजेब के बाद आक्रमणता आ गई, उनके अंदर योग्यता नहीं थी, कौशल युक्त नहीं थे, तो ऐसे कंडीशन उनके जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, उनका नैतिक स्तर गिरने लगा और ऐसे कंडीशन में मुगल वंश के पतन के ये कारण बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे देखते हैं कौन सा क्या बिंदु है। इसी क्रम में देखेंगे उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होना। मुगल शासकों में एक परंपरा सी चल गई कि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। ब्रिटिश काल के पहले जो मुगल वंश की स्थितियाँ थी उस समय तो अनेक समस्याएं थी उत्तराधिकार को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर के बाद शाहजहाँ और औरंगजेब, इन दोनों के शासकों में उत्तराधिकार को लेकर के लंबा संघर्ष चला और अंतिम में जाकर के जैसे जैसे उत्तराधिकार के नियम की स्थितियाँ बिगड़ने लगी, दरबार में षड्यंत्र होने लगा, दलबंदी होने लगी। उसका परिणाम ये निकला कि प्रांतीय शासक भी अपने आप को षड्यंत्रों में जो है प्रतिभाग करने लगे। तो इस तरह से एक षड्यंत्र का दौर शुरू हो गया और उत्तराधिकार के नियम न होने के कारण लगातार संघर्षरत रहे मुगल शासक। और आगे चल कर के जो उनके उत्तराधिकार के व्यवस्था में जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा, वे आगे चल कर के मुगल शासकों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। तो ये भी एक फैक्टर था उत्तराधिकार का युद्ध, जिसके कारण जो है आगे चल कर के मुगल वंश का पतन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अगला क्या फैक्टर है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। जैसा कि आप जानते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति कट्टर थी, सहिष्णु नहीं थी। वहीं जहाँ अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णु थी, राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया, पूरे भारत में जो है लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। और इस तरह से अकबर ने जहाँ पे उदारता की नीति अपनाई, वहीं औरंगजेब ने कट्टरता की नीति अपना करके भारतीयों को अपने प्रति जो उनके समर्थन था वो दूर होने लगा। भारत में जो हिंदू लोग थे वो भी सहयोग नहीं देना बंद कर दिए और धार्मिक कट्टरता से प्रेरित होकर उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके कारण हिंदू जनता का सहयोग उसे नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह से मुगल वंश के पतन के कारण में औरंगजेब उत्तरदायी माना जाता है। तो इस तरह से औरंगजेब की धार्मिक नीति भी जो है मुगल वंश के पतन का क्या बनती है, कारण बनती है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे
प्रांतीय शासकों का के साथ साथ इस तरह से फैक्टर होने लगे। फिर अगला नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे दक्षिण के दीर्घकालिक युद्ध। जैसे कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में लगातार युद्ध चलते रहे और लगभग 25 वर्ष तक लगातार युद्ध होने के कारण काफ़ी धन खर्च हुआ, काफ़ी पैसा खर्च हुआ और राजकोष खाली होने लगा। तो इस तरह से दक्षिण के युद्ध में काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, खजाना खाली हो गया था। ये भी एक फैक्टर था जो मुगल वंश के पतन के कारणों में एक था। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अगला क्या कारण है। नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे अयोग्य उत्तराधिकारी। जैसा कि आप जानते हैं बाबर से लेके औरंगजेब तक ये जितने भी शासक हुए उनके अंदर योग्यता थी, कौशल युक्त थे वे, लेकिन औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए अयोग्य थे, अकर्मण थे, उनके अंदर कोई सी भी प्रकार की क्षमता नहीं थी जो अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा कर पाते थे। इस तरह से अयोग्यता भी एक कारण था जो मुगल वंश के पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। अगले स्टेप में देखते हैं प्रांतीय शासकों की स्वार्थपरता। जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एक केंद्रीय शासन व्यवस्था जो मुख्य शासक होता था और उसके अधीन एक प्रांतीय शासक थी जो प्रांतीय स्थितियों में जितने भी प्रांतीय पति होते थे वो शासक के अधीन होते थे। लेकिन जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गया तो प्रांतीय शासक अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिए। कुछ ऐसे शासकों के नाम लेना चाहेंगे जैसे दक्षिण में आसफ जहाँ थे, अवध में शहादत खां थे, बंगाल में मुर्शिद कुली खां थे। ये शासक जो है प्रांतीय शासक थे और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। यानी केंद्रीय शक्ति जब कमज़ोर हो गया तो ये शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए और ऐसे कंडीशन में जगह जगह पे विद्रोह होने लगे। केंद्रीय शक्ति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि इन शासकों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई और इस तरह से मुगल वंश का पतन हो जाता है। अगले स्टेप में देखते आर्थिक दशा का पतन। तो आर्थिक दशा के पतन में जैसा कि आप जानते हैं शिल्पकार थे, कृषक थे, कारीगर थे, व्यवसायी थे, बुनकर थे। इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। व्यापार व्यवस्था इस तरह से थी जिसके कारण इनके उद्योग धंधे बंद होते चले गए और ये बेरोजगार हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आर्थिक दशा के बिगड़ जाने के कारण मुगल वंश का पतन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं नौसेना का अभाव। तो जैसा आप जानते हैं नौसेना का अभाव था, मुगलों के पास नौसेना की कमी थी और इस टाइम धीरे धीरे लास्ट में जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई उनकी नौसेना मजबूत थी और इस तरह से मुगलों का सामना अंग्रेजों से जब होता है तो नौसेना के कमज़ोर होने के कारण मुगलों का ये सामना नहीं कर पाते और इस तरह से मुगल वंश का पतन हो जाता है। अगले स्टेप में देखते हैं विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में नादिर शाह और इसके पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे आक्रमण किया। मुगलों ने इसका सामना किया लेकिन उनके इस युद्ध में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई और ऐसे कंडीशन में मुगलों का आगे चल करके पतन हो जाता है। तो ये आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कि मुगल वंश के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो मुगल वंश के पतन के सभी कारण उत्तरदायी हों, सभी कारण जो है मिल करके मुगल वंश के पतन को पतन की ओर ले जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगले तथ्यों के साथ फिर से लौटेंगे हम लोग, तब तक के लिए।